Namaskar, my name is Dr. Nitesh Rohatgi. I'm a medical oncologist at the Max Cancer Center in Delhi. Hi, this is Ankur Behel. I'm a medical oncologist at Max Healthcare, New Delhi. Dr. Behel, there is a lot of talk, बहुत बातचीत है precision oncology की. ये होता क्या है? नितेश, प्रिसिजन ऑन्कोलॉजी एक इवॉल्विंग साइंस है, एक ब्रांच है, एक आर्ट है, वेयर वी नो कैंसर एक जीन लेवल पे क्या बदलाव करता है, कैंसर क्या खराबी करता है डीएनए में, जिसको हम अपनी भाषा में म्यूटेशन बोलते हैं. डीएनए एक हर एक सेल में एक डीएनए होता है जिसके ऑल्टरेशन से वो सेल अब नॉर्मल बन सकता है. वो ऑल्टरेशन या तो उस जीन का डुप्लीकेशन होना, उस जीन का एम्प्लीफिकेशन होना, उस जीन का म्यूटेशन होना. इस बदलाव को, अगर हम उस बदलाव को जान पाए, ये बहुत आसान टेस्ट है, माइन्यूटली अगर इन बदलाव को हम जान पाए और हम उस म्यूटेशन को टारगेट कर पाए किसी दवाई से, ऐसी एक नहीं, ऐसी 100 दवाइयां हैं जो इन म्यूटेशन, बिल्कुल अलग अलग कैंसर में, फ्रॉम ब्रेन टू स्किन, फ्रॉम ब्रेन टू टोनेल, सभी कैंसरों में कोई ना कोई जेनेटिक अबनॉर्मलिटी जरूरी है. और ये आर्ट है, ये एक विशेष तरह की आर्ट है, उस जेनेटिक अबनॉर्मलिटी को पहचानना, उसको अंडरस्टैंड करना. और जब वो जेनेटिक अबनॉर्मलिटी हमें मिल जाए और हमें पता है कि कौन सी ड्रग किस जेनेटिक अबनॉर्मलिटी में काम कर सकती है, इससे वी कैन इंक्रीज द सर्वाइवल ऑफ अवर पेशेंट फ्रॉम फ्यू मंथ्स टू मेनी मंथ्स. और कुछ पेशेंट, नितेश आपके पास भी पेशेंट है, हमारे पास भी हैं, जिसने इस म्यूटेशन को अगर टारगेट कर लिया जाए तो हमारे पेशेंट का सर्वाइवल महीनों से सालों तक गया हुआ है. And years actually, we've all experienced that. And actually, when we think about it, and people often ask, is this just fiction or is this reality? Can we apply that? And I have seen in my experience that this science is now being applied almost across board. Most in lung cancer. I think that was the poster boy of precision oncology and targeted therapy, where our average survival was 2 months in metastatic cancer. अब हम 4 साल 6 साल, I have a patient around with a targeted therapy for 8 years. And हम उस DNA की mutations को निकाल के टारगेट A, B, C, D, E, EGFR है, ALK है, ROS है, MET है, BRAF आजकल इंडिया में अभी आया है, उन चीजों को ढूंढ के उसके अगेंस्ट मोस्टली टैबलेट फॉर्म होती है, दे देते हैं. इम्यूनोथेरेपी भी एक टारगेटेड थेरेपी है जिसमें बॉडी के इम्यून सिस्टम को वी एंड अप फाइटिंग. एंड वी थॉट इट वाज लंग कैंसर, बट नाउ वी आर रियलाइजिंग, एज यू जस्ट सेड, कि ब्रेन ट्यूमर, NTRK म्यूटेशंस, ब्रेस्ट कैंसर, एंड्रोजन रिसेप्टर. हम सोचते थे देयर आर नो ट्रीटमेंट्स फॉर ब्रेस्ट कैंसर, ट्रिपल नेगेटिव, वी आर फाइंडिंग इम्यूनोथेरेपी इज वर्किंग. सर्टेनली कोलॉन कैंसर, स्टमक कैंसर. सो नितेश, मैं कहना चाहूंगा कि आजकल हम किसी स्पेसिफिक ऑर्गन को ट्रीट नहीं करते. मैं ये नहीं कहूंगा कि आपको लंग कैंसर है या आपको ब्रेस्ट कैंसर है. मैं कहूंगा कि आपको एल्कोमा है, मैं कहूंगा कि आपको EGFR म्यूटेशन 19 एक्सॉन डिलीशन है. ये कहने को तो बहुत मुश्किल वर्ड्स हैं, लेकिन ये बहुत ही इजी वर्ड्स हैं, ये बहुत ही इजी ट्रीटमेंट है. अगर किसी की म्यूटेशन पता लग जाए, कोई स्पेसिफिक म्यूटेशन या डीएनए लेवल पे वो ऑल्ट्रेशन हमें पता लग पाए, तो हम इन बीमारियों को बहुत ही सिंपल तरीके से. इनफैक्ट इफ माय मेमोरी इज राइट, एक ब्रेस्ट कैंसर जीन है HER2, जिसकी खराबी आपके कोलॉन कैंसर पेशेंट में थी एंड ही गॉट बेटर. यस. और हमने एक स्टमक कैंसर का पेशेंट था जिसमें हमने सारे बेसिक टेस्ट करवा लिए, और फिर हमने इस सैंपल को हमने एक फाउंडेशन मेडिसिन नाम की एक यूएसए में है, उस पे हमने सैंपल भेजा और हमें HER2 न्यू एम्प्लीफिकेशन मिली, जो हम जानते हैं सालों से वो ब्रेस्ट कैंसर में होती है. और हमने उस HER2 न्यू के अगेंस्ट एक ट्रस्टोजुमाब नाम की दवाई है, उसको डाला, और स्कैन, पेट CT स्कैन जो हम आमतौर पे कराते हैं, पूरी डिजीज चली गई. तो यही तो प्रिसीजन है. ऐसे पेशेंट की एवरेज लाइफ जिस जमाने में ये सब नहीं था, कितनी होती थी और आज कितनी? मैं उस जमाने की बात करूं जो ज्यादा दूर नहीं है, वो सिर्फ जब हम ट्रेनिंग में थे, जहां हमने अपनी प्रैक्टिस शुरू करी थी, तो इन स्टमक कैंसर की लाइफ 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने से ऊपर नहीं होती थी. आज HER2 पॉजिटिव स्टमक कैंसर में, HER2 पॉजिटिव, अभी ही रॉयल मार्स्टन यूके की स्टडी आई है कि जो पेशेंट्स टारगेटेड थेरेपी लेते हैं स्टमक कैंसर में, उनकी लाइफ 33 महीने तक बढ़ गई है. तो स्टमक कैंसर स्टेज 4 होने के बावजूद, अगर हम सारी म्यूटेशन पहचाने, सारी एम्प्लीफिकेशन पहचाने,
तो हम इन पेशेंट्स की क्वालिटी ऑफ लाइफ और क्वांटिटी ऑफ लाइफ दोनों बढ़ा सकते हैं। और जब क्वांटिटी ऑफ लाइफ और क्वालिटी ऑफ बढ़ेगी तो मैं कहूंगा कि वो पेशेंट ज्यादा काम कर पाएगा, अपने ऑफिस जा पाएगा, अपने पेरेंट्स से मिल पाएगा, अपने बच्चों का ख्याल पड़ेगा। तो इकोनॉमिकली ये कारगर हो चुकी हैं, इकोनॉमिकली ये ड्रग्स प्रूव हो चुकी हैं कि बहुत फायदेमंद है, सर्वाइवल बढ़ाती है, क्वालिटी बढ़ाती है और बहुत ही। मैं एक किस्सा सुनाना चाहूंगा, जस्ट वन एग्जांपल। वी हैड अ लंग कैंसर पेशेंट, 2012 की बात है। उस टाइम पे हमें ALK क्या होता है पता भी नहीं था। उस टाइम पे फॉर सम रीजन आउट ऑफ इंट्यूशन हमने उनका टिश्यू US भेजा, ALK मिला, पेशेंट को US भेजा। पेशेंट ALK की दवाई ले रहा था, उस टाइम क्रिजोटनिब थी, फिर वो चलती रही, फिर दवाई बदल गई और आज 7 साल बाद 8 साल होने को आए हैं, वो क्रिजोटनिब से एक दूसरी दवाई इलेक्ट्रोनिब पे गए हैं and he is perfectly well. And I think that is an example of the miracle of precision medicine. Before I end, do you have any fantastic example? I have few questions to you, Nitesh. हमने इस चर्चा में अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा और अपने व्यूअर्स को, अपने पेशेंट्स को और केयर टेकर्स को भी, आपने बार बार US UK बोला है। ये टेस्ट करवाने कहाँ पर हैं और इन टेस्ट को रीड कैसे करना है? क्या हिंदुस्तान में ये टेस्ट अवेलेबल है? क्या इनकी कॉस्ट है और क्या ये कॉस्ट इफेक्टिव है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मेरे मरीज को समझाने के लिए मुझे एटलीस्ट घंटा से 1-1.5 घंटा लगता है कि इन टेस्ट को कहाँ भेजूं, इनका क्या फायदा है और इनकी क्या आउटपुट है। सो आई थिंक ये बहुत अच्छा सवाल है कि क्या ये टेस्ट पहली बार इंडिया में अवेलेबल है और इनको समझा कैसे जाए। So the tests are available in India and I am very proud of my country that we can make the test as good, if not better sometimes, than the states abroad. But more importantly, I accept कि ये एक बहुत technology driven science है। इसमें expertise and experience एक skill और एक art बन के आता है। And I think that skill and art comes from big teams like ours. Skill and art coming from discussion, like we discuss many patients, and that skill and art certainly comes from reading. And you know, ये साइंस सालों में और महीनों में नहीं, हफ्तों में बदल जाती है। हाल में अल्पेलिसिब करके PI3 के काइनेस की एक नई दवाई लॉन्च हो गई, एंड अचानक से हम उसका यूज देखेंगे। BRAF के लिए एक कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रामेटिनिब एंड डाब्राफेनिब लॉन्च हो गई, उसका हम इफेक्ट देखेंगे। तो ये सब चीजें we'll have to keep up to date. So I'm glad I'm a part of a team which can do that. So नितेश, आपको अगर याद हो, हमने पहली इम्यूनोथेरेपी 4 साल पहले दी थी, जब ये मरीज एक बड़े से बॉक्स में UK से पेशेंट आया था और वो दवाई लाए थे। आज we are proud to say that we have given this immunotherapy drugs to more than 300 patients, which is probably largest in country. So we are evolving. This is a evolving science. हम भी लोग ये सीख रहे हैं और सीखते सीखते करते करते इतने प्रिसाइज हो जाएंगे, हम कह सकते हैं कि हम प्रिसीजन ऑन्कोलॉजी की आर्ट सीख रहे हैं और अपने पेशेंट्स को इसका फायदा दे पा रहे हैं और हमारे पेशेंट इस फायदे का लाभ उठा के ज्यादा जी पा रहे हैं। That's fantastic. On that note, thank you very much for listening to Dr. Ankur Bahl and myself, Dr. Nitesh Rohatgi. Thank you.